Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the series of UP Revenue Code 2006, and topic are very important topic are सेक्शन 67 यानी धारा 67। धारा 67 जो पावर देती है कोर्ट को किसी ग्राम समाज की किसी ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए, उसका दुरुपयोग करने से रोकने के लिए या उसका गलत प्रकार से अधिभोग को रोकने की जो पावर है वो सेक्शन 67 देती है कोर्ट को। और ये कौन से कोर्ट को देती है इसको डिस्कस करेंगे, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको स्टडी करेंगे और ये पब्लिक लिहाज से भी जो आम नागरिक को भी ये जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हम इसको नोटिस से लेकर के शिकायत से लेकर के जो कारण बताओ नोटिस कोर्ट अदालत जारी करती है और इसका पूरा प्रोसेस क्या प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है और बाद में डिग्री तक और जो वसूली की प्रक्रिया है और वसूली भी जो जुर्माना जो कोर्ट लगाती है वो जुर्माना किस क्या लॉजिक है कि किस आधार पर वो जो जुर्माना लगाया जाता है, इन सारी बात को स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। इन दिस वीडियो सेशन वी विल डिस्कस अबाउट टू सेक्शन 67 धारा 67। तो वी स्टार्ट टोटली। तो देखिए धारा 67 ये बेसिकली जो हमारा ओल्ड एक्ट था यूपी जेड एंड एलआर एक्ट उसकी सेक्शन 122 बी का ये प्रोविजन है और वर्तमान में चूंकि ये वाला कोड प्रभावी है तो इसकी धारा 67 में ये प्रक्रिया दी गई है। तो अब सबसे पहले देखते हैं ग्राम समाज की संपत्ति कौन सी होती है यानी ग्राम पंचायत की संपत्ति। तो देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जमीन होती है उसको वो चाहे सरेंडर से मिली हो, एक्सीट राजगामी संपत्ति हो या अबेंडनमेंट परित्याग के आए कारण आई हो या चकबंदी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक पब्लिक यूटिलिटी के लिए वो जमीन छोड़ी गई हो, वो सारी जो जमीन स्टेट गवर्नमेंट की होती है वो बेसिकली क्या है ग्राम समाज को ग्राम पंचायत को ही वो भूमि हैंड ओवर कर दी जाती है यानी ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी को। अब लोकल अथॉरिटी में आता है जैसे ग्राम सभा भी होती है या ग्राम पंचायत होगी या भूमि प्रबंधक समिति लैंड मैनेजमेंट कमेटी, इसको शॉर्ट में एलएमसी भी बोलते हैं। तो ये सारा लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आती है। तो ऐसी जो जमीन जो लोकल अथॉरिटी या ग्राम पंचायत के पास होती है जो स्टेट गवर्नमेंट से उसे मिली हुई होती है वो सारी संपत्ति ग्राम समाज या सरकारी संपत्ति कहलाती है। तो ऐसी संपत्ति पर यदि कोई व्यक्ति उसको उसको अधिकृत कर लेता है, अनाधिकृत कब्जा कर लेता है, उसका दुरुपयोग कर लेता है तो फिर सेक्शन 67 की कार्रवाई उस पर की जाती है। तो देखिए पहले देख लेते हैं वो संपत्ति कौन कौन सी होती है। तो देखिए तालाब की भूमि, खलिहान, खाद के गड्ढे, कब्रिस्तान, शमशान की भूमि, नवीन पड़ती, पुरानी पड़ती, बंजर भूमि, नदी के आजू बाजू की भूमि या रास्ते की भूमि, सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है, पब्लिक यूटिलिटी की जो जमीन होती है, जो सरकारी, यदि ऐसी जो सारी भूमि बहुत सारी भूमि होती है जो ग्राम समाज के पास होती है, भूमि प्रबंधक समिति के पास होती है, तो यदि उस पर कोई कब्जा कर लेता है, अनाधिकृत कब्जा कर लेता है, यदि कोई व्यक्ति उसको क्षति पहुंचाता है, क्षति यानी उसको मिट्टी डालकर, मिट्टी से पाट कर या मिट्टी उठाकर या उसमें यदि पेड़ खड़े हैं तो पेड़ों को काट कर कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई इस सेक्शन में की जाती है। या उस पर कोई मकान बना करके या कोई निर्माण या बाउंड्री करके कोई निर्माण कर लेता है तो इस प्रकार की भी दुरुपयोग करने करता है कोई व्यक्ति, कोई इस प्रकार से रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन कर लेता है तो भी सेक्शन 67 इसको रोकने की पावर देती है। अब देखिए इसके प्रोसेस पर आते हैं। जैसे ही कोई संपत्ति पर अनाधिकृत सपोज दैट उसने कब्जा कर लिया तो गांव की जो भूमि प्रबंधक समिति होती है उसका कोई कर्मचारी, उसका अध्यक्ष या कोई भी सूचना दे देता है या हल्का लेखपाल स्वयं ऑटो भी हल्का लेखपाल जब वो गांव में पड़ताल के दौरान आता है, हर फसली में आता है, तो वो पेट्रोलियम के दौरान यदि कोई ऐसा कब्जा किसी का अनाधिकृत ग्राम समाज पर पाता है तो खुद स्वयं भी जाकर के तहसीलदार न्यायालय में जो असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से काम करती है। देखिए यहाँ असिस्टेंट कलेक्टर एक शब्द यहाँ यूज किया गया है, जो असिस्टेंट कलेक्टर की कोर्ट में वो सूचना देता है, लेकिन तहसीलदार की जो अदालत होती है, तहसीलदार कोर्ट ही एज ए असिस्टेंट कलेक्टर काम करती है। यहाँ समझने की बात है। तो लेखपाल सूचना देगा किसको? तहसीलदार कोर्ट को। तहसीलदार क्या करेंगे? तहसीलदार कोर्ट फिर जांच कराती है। जांच किससे कराएगी? वो आरआई से करा सकती है और हल्का लेखपाल से भी। तो ये मौके पर जाकर के उसको पैमाइश करते हैं, नापते हैं। अब में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा है तो फिर वो एक आरसी प्रपत्र 19 आता है, उस फार्म को भरते हैं। उसमें नाम, पता, कब्जा करने वाले का नाम, पिता का नाम और उस लैंड का खसरा नंबर और उसकी जो सर्किल रेट के हिसाब से जो रेट आता है वो सारी बात मेंशन करके उसकी मौके का नक्शा बनाते हैं जिसको नजरी नक्शा कहते हैं, वो भी उसके साथ सबमिट करते हैं और खसरा की फर्द उसके साथ सबमिट करने के बाद
और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आरसी प्रपत्र 9 के साथ वो तहसीलदार की कोर्ट में हल्का लेखपाल जमा कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है धारा 67(2). इसका जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है, जब तहसीलदार न्यायालय को समाधान हो गया कि वास्तव में इस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, तो तहसीलदार कोर्ट क्या करती है, एक नोटिस जारी करेगी, उसमें एक डेट फिक्स करेगी 10, 15, 20 दिन की, और उस व्यक्ति को, उस आरोपी को जिसने कब्जा किया हुआ, उसको नोटिस जारी कर दो। आरसी प्रपत्र 20 कहलाता है, और उसमें ये उसका मेन पर्पज उसको सूचना देना और उसको ये कहना कि आप कारण बताओ यहाँ करके, आपको क्यों न बेदखल कर दिया जाए, आपसे क्यों ना क्षतिपूर्ति वसूल कर ली जाए, आपने जो ग्राम समाज की भूमि का क्षति पहुंचाई है। अब देखिए उस आरोपी व्यक्ति को सूचना मिल गई, अब वो क्या करेगा, या तो कोर्ट में नहीं जाएगा, उस डेट को नहीं जाएगा, तो यह जाता है और जाने के बाद वो स्पष्ट कारण या कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, कारण बताता है तो इनसफिशिएंट होता है, अपर्याप्त होता है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, उसको बेदखली की डिग्री उसके खिलाफ और उसको जो जुर्माना अब तक का जो उसने क्षति पहुंचाई है वो उसको डिग्री उसके खिलाफ कर देगी। धारा 67 भी किसी व्यक्ति को उसके हक, अधिकार या उसके हित को साबित करने से वर्जित नहीं कर सकती, और ये जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑफ जस्टिस भी है, तो वह व्यक्ति अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और वो आपत्ति में अपनी बात लिख सकता है कि मैंने कोई ग्राम समाज पर कब्जा नहीं किया हुआ है, या पैमाइश सही नहीं की गई है, या कोई और अन्य कारण जो वो उचित समझे, जो कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो जरूरी समझता है, वो अपनी आपत्ति में लिख करके दे सकता है। और इसके बाद अब नंबर आता है सरकार का जवाब देने का, क्योंकि दूसरी तरफ से मुकदमा सरकारी लड़ती है एक तरीके से, तो हर कोर्ट में जो यहाँ पर जो पैनल लायर होता है, सरकारी वकील कहते हैं जिसको, वो उस आपत्ति का जवाब प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद साक्ष्यवादी का मौका दिया जाता है, जैसे कि सीपीसी अलाउ करती है, ऐसे ही यहाँ पर भी वो कोर्ट पूरा प्रोसेस फॉलो करती है। तो साक्ष्यवादी में चूंकि वादी यहाँ पटवारी होता है या सरकार होती है, तो अपने बयान लेखपाल दर्ज करा सकता है, और उसके बाद जो प्रतिवादी का वकील है वो उससे जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा। अब आती है बारी साक्ष्य प्रतिवादी की। प्रतिवादी जो जिसके खिलाफ जो डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ ये मुकदमा पेश किया गया है, अब वो अपने वकील के द्वारा अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है। साक्ष्य में वो ओरली या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यदि उसके पास है तो उसको पेश कर सकता है, और उसके या वो किसी गवाह के या भूमि प्रबंधक समिति का जो अध्यक्ष होता है, गांव का प्रधान, उसके भी बयान दर्ज करा सकता है, या कोई रिटर्न में जो भी उसके पास कोई सबूत है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो पुनः पैमाइश कराने के लिए भी एप्लीकेशन मूव कोर्ट में कर सकता है। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि देखिए कोर्ट को ये लगता है कि प्रतिवादी ने कोई ग्राम समाज की भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है, कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, यानी वो इस प्रकार के दुरुपयोग करने का दोषी नहीं है, तो क्या करेगी कोर्ट, आरसी प्रपत्र 20 को वापस ले सकती है, मामले को खारिज कर सकती है। देखिए किसी व्यक्ति को ये लगता है कि तहसीलदार कोर्ट या असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा जो ये आदेश या डिग्री पारित की गई है, तो इसमें मेरे साथ कोई इंजस्टिस हुआ है, तो वो इस ऑर्डर के खिलाफ, इस ऑर्डर से 30 दिन के अंदर कलेक्टर कोर्ट में सेक्शन 67 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत जाकर के अपील फाइल कर सकता है। अब बात आती है क्षतिपूर्ति के आकलन की। जो इस डिक्री में क्षतिपूर्ति के लिए जो रकम, उसमें बेदखली और रकम की बात की जाती है, जो जुर्माने की रकम डाली जाती है, उसका आकलन कैसे किया जाता है। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति ने 200 वर्ग मीटर पर कब्जा किया हुआ है, 200 वर्ग मीटर भूमि पर क्या अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, तो इस 1 वर्ग मीटर का रेट मान लें 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की रेट है इस यहाँ की भूमि का, इस गांव की भूमि का। तो इसकी टोटल भूमि का रेट कितना हो गया, 200 और गुणा 2000 यानी 4 लाख रुपए इस जमीन की मान्यता की सर्किल रेट के हिसाब से, जो कलेक्टर के द्वारा सर्किल रेट लिस्ट जारी की जाती है, उसका रेट 2000 रुपए वर्ग मीटर था, तो 200 वर्ग मीटर का मतलब हुआ 4 लाख। तो 4 लाख पे यहाँ देखिए इसमें क्या है, 5% इस पूरी मालियत का जो वैल्यूएशन आती है, इसका 5% जो है वो उससे लिया जाता है। तो ये 5% कितना होगा, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उस पर क्या क्षतिपूर्ति डाली जाएगी, और प्लस इसमें क्या है, एक इस पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जो खर्चा आता है, जो एक दिन की सैलरी उस कर्मचारी, एक कर्मचारी की सैलरी, और वो भी इसमें ऐड की जाती है। और एक बात दूसरी, कितने दिनों से कब्जा, मान लें 3 साल से कब्जा किया हुआ है, तो 20,000 गुणा 3 यानी 60,000 रुपए तो उसकी क्षतिपूर्ति हो गई, और प्लस वो जितने भी उसमें
कर्मचारी का खर्चा हुआ है, 1 दिन की तनख्वाह इसमें और जोड़ी जाती है। तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है, जिससे इससे बचना चाहिए। किसी भी ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने से जुर्माने की रकम को लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल करती है गवर्नमेंट। और लैंड रेवेन्यू के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है, तो आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि क्षतिपूर्ति का जो ऑर्डर हुआ है, उसके साथ साथ जो बेदखली का ऑर्डर होता है, बेदखली के लिए भी कोर्ट बलपूर्वक उसका हटवा सकती है कब्जा, और जितना बल का प्रयोग वो चाहे उतना प्रयोग उस कब्जे को हटाने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। तो ये थी धारा 67 की कार्रवाई, जिसमें तहसीलदार कोर्ट असिस्टेंट कलेक्टर की हैसियत से काम करती है, मुकदमे की सुनवाई करती है। और जो भी जिस व्यक्ति ने ग्राम समाज या ग्राम पंचायत की भूमि पर उसको क्षति पहुंचाने का काम किया है, उसका दुरुपयोग किया है, या ऐसी लैंड का उसको गलत उसका अधिभोग किया है, रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन किया है, तो उसको कब्जा मुक्त कराने का, बेदखली कराने की प्रोसीडिंग या शक्ति सेक्शन 67 तहसीलदार कोर्ट को देती है। तो मुझे लगता है सेक्शन 67 की ये कार्रवाई, पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट, तो प्लीज मार्क्स टू मी in comments box. Otherwise, like, comments and share with others. Thank you for watching this. Thank you so much.